हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डीएवी क्लास 7 का एसएसटी चैप्टर नंबर 5। इससे पहले के चैप्टर 4 तक मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो आज का चैप्टर नंबर 5 हमारा है वाटर सराउंडिंग द अर्थ, यानी अर्थ के चारों तरफ के बारे में, वाटर बॉडीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जो न्यू स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर पर डिपेंड ना रहें, आप चैप्टर को भी पूरा अच्छे से पढ़ें, क्योंकि बिना पढ़े चैप्टर को आप अगर क्वेश्चन आंसर सिर्फ करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा और आगे की क्लासेस के लिए आपके लिए टफ हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने अभी नहीं पढ़ा होगा तो आगे की क्लासेस में जब इससे आगे का चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी तो वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। इसलिए पूरा का पूरा चैप्टर को अच्छे से एक एक लाइन समझें और पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। वी हैव रीड इन प्रीवियस चैप्टर दैट प्लेनेट अर्थ इज ऑफन कॉल्ड द वाटर प्लेनेट और द ब्लू प्लेनेट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एबंडेंट वाटर ऑन इट। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि जो अर्थ हमारा प्लेनेट है इसे हम वाटर प्लेनेट या फिर ब्लू प्लेनेट भी के नाम से भी जानते हैं। और ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर वाटर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। वाटर कवर्स अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस एंड इज प्रेजेंट एज ओशियन, रिवर, लेक्स, ग्राउंड फ्लोज, ग्लेशियर आइस एंड वाटर वेपर इन द एयर। जो वाटर वेपर है वो पूरे अर्थ के सरफेस का 71% एरिया इसने कवर किया हुआ है, यानी कि 29% एरिया जो है वो लैंड है और 71% एरिया जो है वो अर्थ का वो सिर्फ वाटर बॉडीज से ही कवर है, जिसमें ओशियन, रिवर, लेक, अंडरग्राउंड फ्लो, ग्लेशियर आइस और वाटर वेपर जो कि एयर में है, ये सभी के सभी शामिल हैं। मोर देन 97% ऑफ दिस रियल्म ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज साल्ट वाटर प्रेजेंट इन ओशियन एंड सी। और जो भी जितने भी सारे वाटर बॉडीज हैं 71% एरियाज में, इसका 97% जो है टोटल वाटर का 97% जो वाटर है वो कैसा है, साल्टेड वाटर है, जो कि ओशियन और सीज में है। About 2% is glacier ice and less than 1% of all on the water on earth fresh water in rivers and lakes। और जो 97% है वो कैसा है, साल्टी वाटर है। बाकी का जो बचा 3% है उसमें से 2% जो वाटर है वो ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है। और जो 1% से भी कम बचा है, जो 1% नहीं है, 1% से कुछ कम है, क्योंकि ये जो 97% नहीं 97.3 है और ये 2% है जो ग्लेशियर में है। तो ये 1% से भी कम वाटर है जो अर्थ पर फ्रेश वाटर के रूप में रिवर्स और लेक्स में अवेलेबल है, जिसका हम यूज़ करते हैं पीने में। Thus the ocean, namely Pacific, Atlantic, Indian and Arctic, are the largest reservoir of water on our earth। तो इस प्रकार से जो अर्थ पर जो सबसे बड़े बड़े जो वाटर के रिजर्व क्षेत्र हैं वो क्या क्या वो जो हैं वो ओशियंस के नाम से जाने जाते हैं। और उन ओशियंस का नाम है पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और आर्कटिक ओशियन। Let us study about these principal water bodies, their nature, source, movement and importance in our life। तो अब हम इन सभी वाटर बॉडीज़ के प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, इनका नेचर के बारे में पढ़ेंगे और इनका सोर्सेज पढ़ेंगे कहाँ से आते हैं, इनकी वाटर बॉडीज़ के मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे और इनकी हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। द अर्थ रिसीव्स मेजर पार्ट ऑफ प्योर वाटर थ्रू रेनफॉल। जो अर्थ हमारा है वो रेनफॉल के द्वारा एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट जो है वाटर का रिसीव करता है। इन एडिशन इट रिसीव्स फ्रेश वाटर थ्रू नंबरस स्प्रिंग एंड रिवर्स। और साथ ही यह बहुत सारे स्प्रिंग्स और रिवर्स से भी फ्रेश वाटर रिसीव करता है। द वाटर रिमेन स्टैटिक, इट हैज़ ए साइकिल विच हैज़ नाइदर ए बिगिनिंग नोर एन एंड। जो वाटर है वो कभी भी जो है वो स्थिर नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता है, बल्कि ये एक साइकिल की तरह है जो ना तो जिसका कभी शुरुआत होता है और ना ही किसी उसका अंत होता है। साइकिल कैसा होता है, इस तरह का उसका साइकिल का पहिया होता है। तो इस पहिए में आप कहीं बता सकते हैं कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है और एंडिंग पॉइंट कौन सा है, नहीं बता सकते हैं। तो उसी तरह से वाटर का भी है। वाटर जो है सी में है, सी से वेपर होकर के जो है सो क्लाउड बनता है, क्लाउड से फिर बारिश होती है, बारिश होकर के वापस फिर सी में जाती है। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। लेट अस फाइंड आउट द डिटेल हाउ द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल वर्क्स। तो अब हम इसके बारे में डिटेल में और पढ़ेंगे कि किस तरह से ये वाटर साइकिल का प्रोसेस जो है वो होता है। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम में दिखाया गया है कि किस तरह से ओशन का जो वाटर है वेपराइज होता है, उसके बाद यहाँ कंडेंस होकर के ये जो है ये बादल के फॉर्म में आता है। और उसके बाद फिर ये क्या होता है, जब इसकी बूंदें भारी हो जाती है, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तो ये रेनफॉल होता है। और रेनफॉल होता है तो फिर पानी बह करके कहाँ जाती है, वापस ओशियन में चली जाती है या फिर अंडरग्राउंड ज़मीन में अंदर सोख ली जाती है। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी विच कॉजेज वाटर टू वेपोरेट। वाटर को वेपोरेट करने का जो सबसे
मेन कारण है वो क्या है, सन है, और सन क्या है, एनर्जी का सबसे मेन सोर्स है। Hence, water of the ocean is converted into water vapors due to the heat of the sun by the process of evaporation। तो इस प्रकार से जो ओशन के वाटर्स हैं वो वाटर क्या होते हैं, वेपर्स हो जाते हैं, भाप बन के ऊपर उठते हैं क्योंकि सन के हीट के कारण से, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। The evaporated vapors rise up in the atmosphere and condensed into tiny crystal of ice or droplets of water to form clouds। तो ये जो वाटर है वे यह जब भाप बनकर ऊपर चला जाता है, ऊपर की ओर उठता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, कंडेंस हो जाता है टाइनी क्रिस्टल में, जो कि आइस, टाइनी क्रिस्टल में कंडेंस होकर के आइस या ड्रॉपलेट्स जो होता है वाटर के फॉर्म में बन जाता है, और वो सब मिलकर फिर क्या बनाते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं। When the condensed ice crystal or water droplets grow in size and are unable to float, they fall down over the earth's surface as precipitations। यानी कि जब ये वाटर के कंडेंस्ड वाटर जो आइस क्रिस्टल के होते हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में ग्रो हो जाते हैं और साइज़ में बड़े हो जाते हैं, इतने भारी हो जाते हैं कि उसके बाद ये फ्लोट करने में अनेबल होते हैं, यानी कि ऊपर हवा में बादल के साथ, मतलब बादल जो होते हैं वो तैरने में, फ्लोट करने में जब अनेबल हो जाते हैं, इतने हैवी हो जाते हैं, तो फिर वो क्या होते हैं, बहुत तेज़ी से अर्थ के सरफेस पर वर्षा के रूप में गिर जाते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ नेवर एंडिंग सर्कुलेशन दैट द प्रोसेस इज़ डिस्क्राइब्ड एज वाटर साइकिल। और ये इस प्रकार से क्या होता है, ये एक कभी नहीं ख़त्म होने वाला प्रोसेस है, जिसे हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल का कहते हैं। ए मेजर पार्ट ऑफ द वाटर रन्स ऑफ ओवर द अर्थ सरफेस फॉर्मिंग नंबरस स्ट्रीम्स। और वाटर का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है अर्थ के सरफेस पर स्ट्रीम के रूप में जो है वो रन कर रहा है। स्ट्रीम्स यानी कि झरने वगैरह जो होते हैं उन्हें स्ट्रीम्स कहा जाता है। ए स्मॉल पार्ट ऑफ रेन वाटर परकोलेट्स इनसाइड द अर्थ विच फॉर्म ग्राउंड वाटर। और एक रेन वाटर का एक बहुत ही स्मॉल पार्ट, बहुत ही थोड़ा सा पार्ट जो है वो अर्थ के ग्राउंड, अर्थ में जो है वो परकुलेट्स होता है, यानी कि सीप्स, यानी कि सोखता है अंदर की ओर, और वो ग्राउंड वाटर के रूप में चला जाता है। जब रेन होती है, बारिश होती है, तो पानी जो जब लैंड पर गिरता है, तो लैंड हर जगह जो है आज के टाइम में देखिए आप, ज़्यादातर जगह रोड वगैरह पक्के बन गए हैं, तो वहाँ वाटर जो है वो ज़मीन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। इस कारण से बहुत कम जगह ही जहाँ पे लैंड पक्के नहीं बने हुए हैं वहीं पे एब्जॉर्ब होता है, जिस कारण से बहुत कम वाटर ही रेन वाटर का अर्थ में ग्राउंड वाटर के रूप में जा पाता है। द ग्राउंड वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स। जो ग्राउंड वाटर है ये प्लांट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। The plants derive the groundwater through their root system and returns it to the atmosphere in the form of moist air through their leaves। ये जो ग्राउंड वाटर है, प्लांट्स इसे ग्राउंड वाटर को ही रूट्स के थ्रू जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बाद वो जो है अपना फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो भोजन बनाते हैं, और बाद में ये ही अपनी इनकी पत्तियों से ये जो है रिलीज़ करते हैं मॉइस्ट एयर के रूप में एटमॉस्फेयर में। वाटर इज़ आल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइस क्रिस्टल इन हाई अल्टीट्यूड रीजन्स। हाई अल्टीट्यूड रीजन्स यानी कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वाटर जो है वो आइस क्रिस्टल के रूप में प्रेजेंट है। Thus we can infer that there is a continuous supply of water to our earth। तो इस प्रकार से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे अर्थ पर वाटर का कंटिन्यूस सप्लाई होता रहता है। However, the distribution of water is not uniform। हालांकि ये जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है ये सभी जगह समान रूप से नहीं है, कहीं कम कहीं ज़्यादा है। Some areas receive heavy rainfall or snowfall। Some areas receive heavy rainfall or snowfall which increases the water supply and makes it surplus there। कुछ एरियाज़ में है वो बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल होता है, और इससे वाटर सप्लाई जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सरप्लस हो जाता है, यानी कि जितनी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा हो जाती है। ऑन द अदर हैंड एरिया रिसीव्स लो रेनफॉल और स्नोफॉल हैव स्कैरसिटी ऑफ वाटर। और दूसरी तरफ वैसे एरिया जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, बहुत कम स्नोफॉल होता है, वहाँ पर पानी की कमी हो जाती है। वी कैन रेगुलेट दिस सोर्स बाय स्टोरिंग द सरप्लस वाटर इन लार्ज रिजर्वियर और बाय कंजर्विंग इट इन सेवरल अदर वेज। हमें इन सभी
जो ये जो एक्स्ट्रा वाटर जो होती है, सरप्लस वाटर होती है, इसे बड़ी मात्रा में रिजर्व कर करके किसी तरह कोई अलग तरीके से कंजर्व करके इसे रखना चाहिए। टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ द जुडिशियस यूज़ ऑफ वाटर इज़ नेसेसरी। अर्थ पर लाइफ सस्टेन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वाटर का सही प्रकार से यूज़ किया जाए। सो वी शुड सेव द दिस प्रीसियस नेचुरल रिसोर्सेज। सो इसलिए हमें इस प्रीसियस नेचुरल रिसोर्स को सेव करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है वेरियस मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर। अब हम देखेंगे इसमें कि ओशियन वाटर के क्या क्या मूवमेंट होते हैं। When we throw a pebble in a river or a pond, we observe ripples on the water. जब हम कभी किसी नदी में या किसी पॉन्ड में कोई पत्थर फेंकते हैं तो हम क्या उस पर एक लहर को अनुभव करते हैं, लहर देखते हैं, यानी कि पानी में रिपल्स देखते हैं। जैसे कि इस टाइप में होते हुए वाटर जो है अपनी चारों डायरेक्शंस में, मतलब चारों तरफ से फैलती है, जहाँ पर हम पत्थर फेंकते हैं उसके चारों तरफ से। सिमिलरली ऑन द सी कोस्ट वी कैन ऑब्जर्व द रोलिंग वेव्स ऑन द सी वाटर। और इसी तरह से हम सी कोस्ट में भी रोलिंग वेव्स को, सी वाटर का रोलिंग वेव्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। वाट कॉज देयर मूवमेंट एंड फ्रॉम वेयर डू दीज रिपल्स ओरिजिनेट। ये जो है रिपल्स हैं, ये किस कारण से, ये जो मूवमेंट्स है वाटर का वो किस कारण से होते हैं, और ये रिपल्स जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, कहाँ से उत्पन्न होते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट दिस मूवमेंट्स। तो अब हम इन मूवमेंट्स के बारे में आइए पढ़ते हैं। दीज मूवमेंट्स इन ओशियन वाटर आर बेसिकली ऑफ थ्री काइंड्स। ये जो मूवमेंट्स हैं ओशियन वाटर के वो बेसिकली तीन तरह के होते हैं, वेव्स, ओशियन करेंट्स और टाइड्स के रूप में। तो अब हम इनके बारे में डिटेल में एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं वेव्स के बारे में। द वेव्स आर द मूवमेंट इन ए वाटर बॉडी। वाटर बॉडी में जो मूवमेंट होती है उसे ही वेव्स कहते हैं। वेयर वाटर पार्टिकल मूव अप एंड डाउन, जहाँ पर वाटर के जो पार्टिकल हैं वो अप और डाउन करके मूव करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट वाटर एक्चुअली डज नॉट ट्रेवल विद वेव्स। ये इंपॉर्टेंट है कि नोट करने के लिए कि जो वाटर है वो वेव्स के साथ ट्रेवल नहीं करता। दिस इज़ लाइक ए बॉल थ्रोन इन द वाटर। ये इस तरह से है जैसे कि पानी में हमने बॉल को फेंक दिया तो वो लहर के साथ ऊपर नीचे होता रहता है। दिस रिदमिक मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स प्रोड्यूस ए पैटर्न। और ये जो रिदमिक मूवमेंट होता है वाटर पार्टिकल्स का, ये एक पैटर्न बनाता है विच कैन सी एज वेव्स, जिसे हम वेव्स के रूप में देख सकते हैं। जैसे कि इस तरह का पैटर्न बना रहा है, एक बार अप एक बार डाउन, एक बार अप एक बार डाउन। तो ये एक रिदमिक पैटर्न बनते जा रहा है जिसे हम वेव्स कहते हैं। द हाइट ऑफ वेव्स डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ विंड एंड द ड्यूरेशन ऑफ विंड ब्लोइंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी भी वेव का जो हाइट है वो इस पर डिपेंड करता है कि जो उस वहाँ पे जो हवा की स्पीड है और जो डायरेक्शन है वो कितना तेज़ है और किस दिशा में है। टुगेदर इट डिटरमाइंस द साइज ऑफ वेव्स, और साथ ही यह वेव्स के साइज़ को भी डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट हमारा है ओशियन करेंट्स। द ओशियन करेंट इज़ द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ ए मास ऑफ वाटर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। दी ओशियन करेंट्स क्या होते हैं, ये एक लगातार चलने वाला वाटर में मूवमेंट होता है, जो कंटिन्यूस मूवमेंट होता है वाटर में और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चलता है। ओशियन करेंट्स आर ब्रॉडली ऑफ टू टाइप्स। ये टू टाइप्स के ओशियन करेंट्स होते हैं। पहला है हमारा कोल्ड करेंट्स और दूसरा है वार्म करेंट्स। दीज आर फॉर्म ड्यू टू हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द ओशियन वाटर। ये ओशियन वाटर के हीटिंग और कूलिंग होने के कारण फॉर्म होते हैं। वी नो दैट कोल्ड वाटर इज़ डेंसर देन द वार्म वाटर। हम सभी जानते हैं कि जो कोल्ड वाटर है वो वार्म वाटर से ज़्यादा डेंसर होता है, भारी होता है। हाउ ड्यू टू द हाइयर डेंसिटी ऑफ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के हाइयर डेंसिटी के कारण इट सिंक्स डाउन बिलो द वार्म वाटर। यह वार्म वाटर से नीचे रहता है, वार्म वाटर ऊपर रहता है और उसके नीचे कोल्ड वाटर रहता है, क्योंकि कोल्ड वाटर की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। Thus the cold water of the polar region moves slowly towards the equator along the bottom of the ocean। तो इस प्रकार से क्या होता है, जैसे कि ये लैंड है और ये हमारा ओशियन है, ठीक है, ये ओशियन हो गया हमारा। तो ओशियन का जो कोल्ड वाटर है वो लैंड की तरफ, ये लैंड की तरफ मूव करता है और किधर से, पोलर रीजन से ये जाता है इक्वेटर की ओर। क्यों, क्योंकि इक्वेटर पे क्या होती है, धूप ज़्यादा होती है, वहाँ पर गर्म इलाका है, वहाँ पर हीट ज़्यादा होती है, और जो पोलर रीजन है वहाँ पर आइस जमे हुए होते हैं, ठंडा होता है। तो इधर का जो वाटर है
कोल्ड वाटर वो किधर इक्वेटर की ओर स्लोली स्पीड से बढ़ता है। और जो इक्वेटर का वाटर है, द वार्म वाटर नियर द इक्वेटर, जो इक्वेटर के नज़दीक का वार्म वाटर है, अलोंग द सरफेस ऑफ द ओशियन टुवर्ड्स द पोल्स, वो जो लैंड पर है और ये ओशन पर है। तो ये पोलर रीजन का है, तो ये जाता है किधर, इक्वेटर की तरह। और इक्वेटर का जो हॉट वाटर है, जो वेपर ऊपर उठता है, वो जाता है इधर पोलर की तरह। इट इन दिस मैनर ओशियन करेंट्स आर कॉज्ड, और इस तरह से ये ओशियन करेंट्स जो है वो बनते हैं। इन द गिवन मैप यू कैन ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम मेजर ओशियन करेंट्स इन द वर्ल्ड। नीचे दिए गए मैप में आप जो है वो वर्ल्ड के मैप में जो मेजर ओशियन करेंट्स है उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कहाँ पर कैसे करेंट्स है। दिस करेंट्स टेंड टू मूव टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द नॉर्थ साउदर्न हेमिस्फीयर। ये जो करेंट्स हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपनी को राइट साइड को घूमते हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर में अपनी लेफ्ट साइड में घूमते हैं। Generally, warm currents flow along the east coast of the continents, while cold currents flow along the west coast of continents. Generally क्या होता है, जो वार्म करंट होता है वो किसी भी कंटिनेंट का ईस्ट कोस्ट की साइड में जो है वो फ्लो करता है। ईस्ट कोस्ट यानी पूर्वी जो समुद्र तट होता है, ईस्ट साइड में जो समुद्र का तट होता है उधर साइड में ये फ्लो करता है। और जो कोल्ड करंट होता है वो किसी भी कंटिनेंट का वेस्ट कोस्ट में फ्लो करता है। तो चलिए इस मैप में हम देखते हैं, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हमारा है इक्वेटर, ये लाइन जो बीच के जा रहा है इक्वेटर है, और यहाँ नीचे वाला ये हमारा पोलर रीजन है, और यहाँ ऊपर वाला भी। तो यहाँ पे कैसी होगी, ठंडी हवाएं होंगी क्योंकि यहाँ पे आइस है। तो यहाँ की हवाएं देखिए, जो ब्लैक वाली है ये है कोल्ड करेंट, और जो रेड वाली है ये हॉट करेंट है। तो देखिए ये कॉन्टिनेंट है, ये वाला कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया है। ये कोल्ड जो है ये किधर से जा रहा है, इस कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड से जा रहा है। और किस डायरेक्शन में जा रहा है ये, तो ये जा रहा है लेफ़्ट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हो जा रहा है ये लेफ़्ट डायरेक्शन में, ठीक है। और उसी तरह से देखिए इधर ऊपर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है ये इक्वेटर से जो हवाएं जा रही है, ये रेड कलर में जो देख रहे हैं आप, कोल्ड करंट है। तो ये जो है अपनी राइट साइड में घूम रही है, देखिए इस राइट साइड में, और नीचे में साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ़्ट साइड में। यानी कि आप कह सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज घूमती हैं हवाएं करेंट जो हैं वो, और साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं। ये ठंडी हवाएं जाती हैं इक्वेटर की तरफ, और इक्वेटर की जो गर्म हवा है वो आती हैं इधर अब पोलर एरिया की ओर। तो इस तरह से ये ओशियन करेंट्स का डेवलपमेंट होता है। The ocean currents play an important role in influencing the climate of the coastal region of the continents. जो ये ओशन करेंट्स होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कोस्टल रीजन के जो कंटिनेंट हैं उनके क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने में, प्रभावित करने में। इफ़ ए वार्म करेंट पासिस अलोंग द सी कोस्ट, अगर किसी सी कोस्ट पर वार्म के बगल से अगर वार्म करेंट पास होती है तो इट राइजेज टेम्परेचर एंड मेक द प्लेस वार्मर देन द सराउंडिंग एरियाज। तो यह वहाँ के आसपास के एरिया की तुलना में वहाँ का टेम्परेचर को बढ़ा देती है। सिमिलरली कोल्ड करेंट्स मेक द एडजॉइनिंग कोस्टल रीजन कोल्डर, और इसी प्रकार से जो कोल्ड करेंट्स हैं वो क्या करती हैं, जिस कोस्ट के नज़दीक से गुजरती हैं उस एरिया के टेम्परेचर को कोल्ड कर देती है। इन कोस्टल एरियाज वार्म ओशियन करेंट्स कॉज रेनफॉल एंड देयरफॉर इन्फ्लुएंस इट्स क्लाइमेट मेकिंग इट वार्म एंड मॉइस्ट। तो इस प्रकार से जो कोस्टल एरिया है वहाँ जो वार्म ओशियंस के करेंट्स जिस साइड से फ्लो करते हैं वहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल होता है, और इस तरह से वहाँ का जो टेम्परेचर है वो वार्म और मॉइस्ट होता है। द कोल्ड करेंट्स ऑन द अदर हैंड टेंड टू मेक द क्लाइमेट कूल एंड ड्राई, और जो कोल्ड करेंट्स इधर से जाता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ का टेम्परेचर जो है वो कोल्ड हो जाता है और क्लाइमेट कूल, और वहाँ का जो है वो एरिया कैसा हो जाता है, ड्राई हो जाता है। Thus these ocean currents modify the climate in the coastal regions। तो इस प्रकार से ये जो ओशियन करेंट्स हैं ये कोस्टल रीजन के क्लाइमेट को मॉडिफाई करते हैं। अनदर इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक इज दैट द कन्फ्लुएंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड करेंट प्रोवाइड्स आइडल कंडीशन फॉर प्लेंटीफुल ग्रोथ ऑफ प्लैंकटन।
तो और एक और ही बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका कि जहाँ पर ये वार्म और कोल्ड वाटर मिलते हैं, कोल्ड करेंट जो है वो मिलती हैं, वहाँ पर क्या है कि एक बहुत ही आइडल कंडीशन हो जाता है किसके लिए, प्लैंकटन नाम के एक जो है सो वेजिटेशन के ग्रो करने में बहुत ही आइडल कंडीशन हो जाता है। और ये प्लैंकटन क्या होता है, विच इज़ ए फूड फॉर मैरीन लाइफ, ये मैरीन लाइफ के लिए फूड होता है। जो समुद्र के अंदर जीव जंतु रहते हैं वो इसे भोजन के रूप में यूज़ करते हैं। दीज एरिया सर्व एज मेजर फिशिंग ग्राउंड, और ये एरिया जो होता है जहाँ पर वार्म और कोल्ड करेंट्स मिलती है, यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में फिशिंग होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मछली का जो है मछली जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। इनक्रेजिंग ट्रेड एंड कॉमर्स, और ये व्यापार को भी बढ़ावा देती है। द ओशियन करेंट्स आल्सो हेल्प इन नेविगेशन, और जो ओशियन करेंट्स हैं ये नेविगेशन में भी हेल्प करती हैं, यानी कि नाव चलाने में, जो शिप वगैरह ओशियन में जाती हैं तो उसमें भी ये हेल्प करती हैं। नेक्स्ट हमारा है टाइड्स, तो इसको हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए यहीं तक पढ़ते हैं, इतनी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।